नमस्कार साथियों, एक बार फिर से कैरियर अकाडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो सीटेट के लिए स्पेशली कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इन्वायरमेंट के डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ये देखेंगे जो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं ये केवल ना कि सीटेट के लिए एग्ज़ाम में आएंगे बल्कि ये अदर एग्ज़ाम में भी आपके लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया है, ये देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो क्या पढ़ाना चाहता है? कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण या विटामिन या प्रोटीन? क्या आंसर हो सकता है दोस्तों, बताइए क्या आंसर। तो मेरा आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। आप जानते हैं हमें जो खाद्यान्नों से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट कई फॉर्म में होता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। जैसे अगर हम जटिल में देखें तो फाइबर या स्टार्च वगैरह होता है, ये जटिल होता है, थोड़ा टूटने में हमारी बॉडी में काफ़ी समय लेता है। सरल कार्बोहाइड्रेट भी हम लेते हैं, बहुत सारे खाते हैं तो वो सरल कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट जल्दी हमें डाइजेस्ट हो जाते हैं। होता क्या है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ये क्या होगा, पहले ग्लूकोज के रूप में टूटेगा। किस में टूटेगा? ग्लूकोज के रूप फॉर्म में आएगा और फिर ये हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएगा और धीरे धीरे मेरी बॉडी क्या करती है, उसको तोड़ के इंसुलिन के द्वारा है ना डाइजेस्ट करवाती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, इसमें खनिज लवण आप जानते होंगे, खनिज लवण मेरे क्या होते हैं, एक बार समझ लीजिए। खनिज लवण बड़ा आराम से हम लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात नहीं, आराम से हम इन चीज़ों को समझेंगे और एक लंबी क्लास होगी, आप बिल्कुल इसका एंजॉय लीजिए एकदम क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहाँ पे खनिज लवण आज हम बहुत आराम से चलेंगे, ठीक है ना दोस्तों, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है ना। तो खनिज लवण मेरे क्या होते हैं, इसमें समझिए इसको। खनिज लवण, ठीक है, खनिज लवण मेरे होते हैं जैसे कि आप समझिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, है ना, ये सारे मेरे क्या हैं, खनिज लवण हैं। इस चीज़ को ध्यान। विटामिन क्या होती हैं आप जानते हैं, बहुत सारे फलों से हमें विटामिन मिलती हैं, सब्जियों से विटामिन मिलती हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो विटामिन, बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स भी होता है, उसमें देखेंगे तो बहुत सारे बी के होंगे, B1, B2, B3, B5, है ना, B6, इस तरीके से हमारे विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स क्या होती हैं हमारी, ये सहायक होते हैं हमारे हार्मोन सेक्रेशन कराने में, है ना, हमारे भोजन को पाचन क्रिया कराने में ये काफ़ी सहायक होते हैं। और प्रोटीन मेरी बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मेरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर मेरी प्रोटीन कमी हो जाए, मेरी बॉडी में क्या हो जाए, प्रोटीन अगर मेरी बॉडी में कमी हो जाए तो हमारी मांसपेशियां या मसल्स, मेरे जो टिश्यू होंगे वो ढीले पड़ जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे। तो देखा होगा बच्चों में जो प्रोटीन कमी हो जाती है, ध्यान रखना, बच्चों में जो प्रोटीन कमी हो जाती है उससे दो रोग हो जाते हैं, ध्यान रखना, क्वासिकोर और मरासमस, दो ऐसे रोग बीमारियां हो जाती हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तो आंसर इसमें क्या था मेरा, कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखना, ठीक। यस, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन दिया। कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है, आप जानते हैं कुनैन के बारे में? नहीं जानते, चलिए। तो नीलगिरी के पौधे से? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। इकोनाइट के पौधों से? बिल्कुल नहीं। जलीय पौधों से? नहीं। आपको पता होगा अच्छी तरीके से, सिनकोना के पौधे से हम कुनैन नामक दवाई प्राप्त करते हैं। इसके लिए समझो इसको है क्या, ये बहुत अच्छे समझो इसको। मेरा जो सिनकोना पेड़ होता है, ठीक है ना, कौन सा पेड़ होता है, सिनकोना, तो उसकी छाल से बनाया जाता है। किसकी? सिनकोना की छाल से बनाया जाता है। एक्चुअली जब कोई व्यक्ति किसी मादा एनोफिलिस के काटने से, मच्छर के काटने से, होता है क्या है, जब कोई स्वस्थ व्यक्ति है और अभी उसको मलेरिया नहीं है, और होगा क्या कि जो मादा एनोफिलिस होगी पहली बार उसको काटेगी तो उससे ब्लड ले जाएगी। क्या ले जाएगी? ब्लड ले जाएगी। इस चीज़ को आप समझ रहे ना, क्या ले जाएगी? ब्लड ले जाएगी। और उस ब्लड को क्या करेगी, अपने अंदर ले जाकर क्या करेगी, प्री मैच्योर करेगी। क्या करेगी? प्री मैच्योर करेगी। और इसके बाद वही अगर मादा एनोफिलिस दोबारा किसी व्यक्ति को काटेगी तो उस ब्लड को छोड़ जाएगी, उस व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट कर देगी। और होगा क्या कि जो प्री मैच्योर ब्लड था उसको मैच्योर कर लेगी अपने अंदर और फिर दूसरे व्यक्ति में छोड़ के चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसे व्यक्ति को मलेरिया होगा। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि मुझे मच्छर एक बार काटने से मलेरिया हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर एक बार काटने से मच्छर आपको मलेरिया हो जाए तो फिर तो मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब वो पहली बार आपका ब्लड ले जाएगा, सक करेगा आपको इंजेक्ट करके, और इसके बाद वो अपने अंदर मैच्योर करेगा उस ब्लड को, फिर इसके बाद दोबारा किसी व्यक्ति को काटेगा, उसको अंदर छोड़ देगा, तभी मलेरिया होगा, ध्यान रखना इस चीज़ के, ठीक है ना। तो एक प्रोटोजोआ बीमारी हमारी क्या है, इसमें ध्यान रखना, प्रोटोजोआ बीमारी है मेरी मलेरिया, तो ये ध्यान रखना। इसमें सिनकोना की छाल से दवाई बनाई जाती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। जलीय पौधे से नहीं, ना एकोनाइट्स के पौधे से, नीलगिरी पौधे से बिल्कुल नहीं है, डोंट वरी, ठीक।
अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन एग्जाम ईवीएस में बहुत ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अवलोकन, प्रयोग व विज्ञान की 3 विधियां हैं। अवलोकन, प्रयोग, विज्ञान की 3 विधियां हैं। किससे होगी? निगमन या परिकल्पना या मापन या अनुमान। दोस्तों इसमें आंसर मेरा क्या होगा? निगमन विधि। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है, तो आपको पता है रिंग वाला ग्रह इसमें कौन सा होगा? रिंग वाला ग्रह मेरा कौन सा है? शनि ग्रह है। कौन सा? शनि ग्रह। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। शनि ग्रह इसमें 9 वलय होती हैं। कितनी होती हैं? 9 वलय इसमें होती हैं, तो आपको याद रखना। अरुण ग्रह पर भी वलय हैं। तो ये एक ऐसा ग्रह है जिसको अगर हम समुद्र के सतह पर रखा जाए तैरता रहेगा, क्योंकि इसमें गैसीय अवस्थाएं क्या है? इसमें गैस ज़्यादा है मेरी, क्या है? गैस। तो इससे ध्यान रखना। अच्छा, मंगल ग्रह पे अब ध्यान रखना। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, और मंगल ग्रह पे 2 इसके उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। और फोबोस पर ही निक्स ओलंपिया ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चोटी है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंची है, थोड़ी बहुत नहीं। ये ध्यान। अच्छा, सूर्य के बारे में समझो। सूर्य मेरा क्या है? तारा है। इसके पास खुद की लाइट है, और इसमें नाभिकीय संलयन के द्वारा क्या होता है? ऊर्जा पैदा होती है। हाइड्रोजन से हीलियम टूटता है। हीलियम भी हमारी जो दृश्य किरणें वो पृथ्वी तक चली जाती हैं। कहाँ तक चली जाती हैं? पृथ्वी तक चली जाती हैं। और सूर्य के बारे में और जानकारी ले लीजिए। सूर्य का जो बाहरी प्रकाश मंडल होता है उसका टेम्परेचर 6000 लगभग होता है, और जबकि इसके बीच का जो पार्ट होता है कोरोना, जब हमारा सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उसका टेम्परेचर 1.5 लाख हो जाता है। सूर्य की एज कितनी है? अगर देखें तो एज लगभग 5 अरब से लेकर 10 अरब कुछ वैज्ञानिक बता रहे हैं। और सूर्य हमारी एक अपनी आकाशगंगा, जो मेरी आकाशगंगा होती है, सूर्य हमारी आकाशगंगा, जो हमारी आकाशगंगा है सर्पिलाकार है। कैसी हमारी आकाशगंगा? सर्पिलाकार है। और उस आकाशगंगा के बगल में हमारी एक आकाशगंगा कौन सी? एंड्रोमेडा। तो हमारी आकाशगंगा जो है उसका सूर्य चक्कर लगाता है। हमारी आकाशगंगा को बल्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल्ज कहा जाता है। इसका चक्कर लगाने में इसको लगभग 20 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। तो इस चीज़ ध्यान रखना। चंद्रमा के बाद ध्यान रखना, ये क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। और इसको कहा जाता है एक तरीके से चंद्रमा जो है ना पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है। और चंद्रमा पर एक चीज़ ध्यान रखना, सफ़ेद सागर है, सी ऑफ टिंगल्टी, उसे ध्यान रखना आप। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस पहला ऑप्शन दिया हुआ, दूसरा बाष्पीकरण दिया है, तीसरा संघनन दिया है, और चौथा मेरा क्या दिया? परागकण। ठीक, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले समझो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि सूर्य की उपस्थिति में हमारे जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। ठीक है ना। जो पेड़ होता है, देखिए 17 एलिमेंट्स हमारे जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, वो यहाँ जड़ों से लेता है प्लांट हमारा। अभी क्वेश्चन जो पेट में पूछा गया था वो यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया? ध्यान समझो। यहाँ पे मेरा एक पेड़ है, और पेड़ का अगर देखेंगे तो उसके जड़ों के माध्यम से, देखो रेस्पायरेशन, पेड़ पौधे हमारे जो होते हैं वो जड़ों से भी रेस्पायरेशन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ समझो कि जो यहाँ पे जड़ों से 17 एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं वो प्राप्त करता है पोषण के रूप में पेड़। और इसके अलावा जो सूर्य की उपस्थिति में क्या करता है? यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो इम्पोर्टेंट होती है, तो वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कराने में बड़ी सहायक होता है। और ऑलरेडी क्लोरोफिल होता है मेरा, हरा कलर जो होता है पौधों में, तो उससे क्या होता है? यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में स्टार्च बनता है। क्या बनता है? स्टार्च बनता है, मंड जिसे कहते हैं। ठीक है ना। जिसे हम लोग स्टार्च को पचाने में कौन सा? टाइलिन नामक हमारे होता है एंजाइम पाया जाता है हमारी लार में, वो क्या करता है? स्टार्च को पचाता है। ये भी ध्यान रखना आप इसके साथ। अच्छा, बाष्पीकरण क्या होता है? आपने देखा होगा पौधों में रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? जिससे हमारे अंदर पोरस होते हैं, रोएं, है ना, पसीना बाहर निकलता है हमारी बॉडी से। हमारी बॉडी में अगर देखेंगे तो पसीना बाहर पोरस माध्यम निकलता है, रोए के माध्यम से। लेकिन प्लांटों में क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। क्या होते हैं मेरे? रंध्र होते हैं, मतलब इसे कहा जाता है स्टोमेटा। तो उसके माध्यम से हमारा पेड़ क्या करते हैं? वाष्पीकरण करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना आप अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे जो आंसर मेरा क्या होगा? परागण होगा। क्या होगा? पॉलिनेशन, है ना, अपने पर परागण पॉलिनेशन पैदा होगा, क्योंकि पौधे आपस में बाइसेक्सुअल सेक्स भी करते हैं, तभी किसी बीज का निर्माण होगा। ऐसे नहीं बीज का निर्माण हो सकता है। आप क्या समझते हो? क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि केवल जंतु ही करते हैं क्या मैथुन क्रिया?
नहीं, यहाँ पे हमारे जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो भी करते हैं, तभी तो उसमें प्रोडक्शन होगा। विदाउट पोलिनेशन के आप यहाँ प्रोडक्शन नहीं करा सकते हो। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना और अच्छे से इसको याद रखना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होता है एग्जामों में। आइए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या। तो विलेय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? बताइए, क्या कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? नारियल का तेल, नारियल का पानी, या पारा, या सोडियम क्लोराइड? देखिए मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा। पहली बात समझो, नारियल का तेल, देखिए नारियल का तेल हम लोग इसका पाचन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। नारियल के पानी की तो हम आज से कोई दिक्कत नहीं पाचन कर सकते हैं, नारियल का तेल हम पाचन नहीं कर सकते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। पारा क्या होता है इसके बारे में समझ लो, इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पारे के बारे में। एक्चुअली इस पारे का जो अयस्क होता है वो क्या होता है? सिनेवार होता है। क्या होता है? सिनेवार होता है, ये ध्यान रखना। पारा मेरा जो तो -39 पे क्या होगा? ये फ्रीजिंग करता है, और ये टेम्परेचर को बहुत जल्दी हाई रिजोल्यूट हो जाता है, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ये मानता, जल्दी ये जम भी जाएगा, जल्दी गर्म भी हो जाएगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी चालकता अच्छी होती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। किसकी? पारे की। Hg इसको डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? Hg इसको डिनोट करते हैं। ये चीज़ आप अच्छे समझते हैं। पारा का इस्तेमाल हम थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, जिससे हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हेल्प करता है ये थर्मामीटर में। अब ये सोडियम क्लोराइड मेरा नमक है, यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि इसी को ज़्यादातर हम लेते हैं। आप देखते होंगे कि इसको हम पानी में विलय हो जाता है तो इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये पाठ की प्रायोगिक व्याख्या है। तो विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? तो सोडियम क्लोराइड लेते हैं। यस, याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। निम्न कौन सा अलग समूह से संबंधित है? बता सकते हैं आप क्या? आम होगा, या इमली होगी, या नारियल होगा, या नीम होगा? देखिए ये हमारा सबसे अलग है। आप, नारियल अलग है, इमली अलग है, आम अलग है, तो नीम हमारा क्या है? सबसे अलग है। ये औषधि रूप में इस्तेमाल किया जाता है नीम का। इसके कई सारे घरेलू उपचार से भी हम इसका काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो हमारे लिए काफ़ी है ना क्योर, बहुत सारी हमारी बीमारियां क्योर करने में काम करता है। आइए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क? नहीं। हो सकता है क्या? देखिए, भारत की माउंटेन रेलवे हो सकता है क्या? सुंदरवन नेशनल पार्क, या कालका शिमला रेलवे? तो इसमें आंसर मेरा क्या होगा? भारत की माउंटेन रेलवे, जो कि एक से अधिक राज्यों में फैली हुई है। धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्यों में, तो धरोहर आप समझते हो, जिसे हम विश्व विरासत की धरोहर में शामिल करते हैं। अच्छा, सुंदरवन जो नेशनल पार्क है वो मेरा पश्चिम बंगाल में है, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बायोमास के अवायवीय किण्वन द्वारा निम्न कौन सी गैस उत्पादित होती है? कौन सी गैस इस प्रोड्यूस करते हैं? बायोमास, देखिए समझिए मेरी बात समझिए। बायोमास, यहाँ पे मेरी जो गैस होगी वो बायोगैस होगी। मतलब हम मीथेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मीथेन की बात कर रहे हैं, CH4 की बात कर रहे हैं। तो ये बायोगैस है मेरी। आपने देखा होगा, इससे पहले हमने गाँव में स्तर में गवर्नमेंट सरकार ने एक ऐसी योजना चलाई थी, जिसके माध्यम से हम लोग एक कुआं टाइप खोलते थे, उसमें बहुत सारी गोबर भर देते थे और उससे बिजली उत्पादन करने का काम करते थे। उसीलिए बायोगैस का यहाँ बात कर रहे हैं। गैस ऑयल नहीं है ना, प्राकृतिक गैस है ना, CNG इसमें है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा कौन सा है? ये पौधा पूछ रहा है इसमें। देखिए पौधा पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो सकता? सरकंडा, गन्ना, खजूर, या बांस? देखिए बांस मेरी क्या है, इसे बांस ही हटा दिया गया यहाँ से। पौधा पूछ रहा है। देखिए बांस वैसे तो घास है मेरी, क्या है? घास है। दुनिया की सबसे बड़ी घास या लंबी घास कौन सी है? वो बांस ही है मेरा। और दुनिया का अगर पूछे आपसे सबसे बड़ा पौधा, तो यूकेलिप्टस है। कौन सा है? यूकेलिप्टस। और दुनिया का दूसरी लंबी घास अल्फ़ा है। कौन सी? अल्फ़ा, जो आपको USA वगैरह में दिखाई दी, जिसमें हाथी डूब जाते हैं। इसमें विटामिन D की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। जैसे मछली का तेल जो कॉड ऑयल होता है, उसमें विटामिन D काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। बड़ा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स, रेबीज? ये देखिए, ये हमारा ये विषाणु है, वायरस है। और स्कर्वी मेरा क्या है? एक विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, वर्धनता है ना, तो कलर ब्लाइंडनेस। रिकेट्स मेरा विटामिन D की कमी से हो जाता है, हड्डियाँ वगैरह लचीली हो जाती हैं बच्चों की, तो रिकेट्स वो बीमारी। तो रेबीज हमारा कुत्ते काटने से हो जाता है, जिसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विज्ञान के एक शिक्षक में को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थियों किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बड़ा क्वेश्चन है। देखो मैंग्रोव वन होगी, देखो मैंग्रोव जो वन होते हैं मेरे, वो इस तरीके से याद रखना, मैंग्रोव वन जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। मैंग्रोव वन इस तरीके से मैंग्रोव वन होते हैं, क्योंकि आप इसका देखेंगे कुछ सिरा जो होगा वो पानी में डूबा रहेगा, उसकी ठुड्डी नुमा ऊपर निकल आएगी इस तरीके से, ये मैंग्रोव होता है। तो यहाँ मैंग्रोव वन जो होते हैं वो सारे के सारे दलदली क्षेत्र में होते हैं। किस क्षेत्र में? दलदली। अगर देखेंगे पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन डेल्टा है वो दलदली एरिया है बहुत ज़्यादा वहाँ पे, तो वहाँ पे इस तरीके से मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और मैंग्रोव जो पेड़ होते हैं इनको यहाँ पे खराई ऊँट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खराई ऊँट। एक ऊँट होता खराई नाम का, वो इसकी पत्तियाँ खाता है, इसी की जीवन निर्भर रहता है, वो इसी पे आधारित यहाँ पे अपना पेट भरता रहता है। तो यहाँ पे लवड़ोविद, ठीक है ना, लवड़ता इसमें ज़्यादा होती ना, दलदल ज़मीन में क्या होगा, यहाँ पे लवड़ता ज़्यादा होगी, नमक ज़्यादा होगा, सैलाइन ज़्यादा होगा, इसलिए आंसर मेरा क्या होगा? लवड़ोविद दलदल में होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या होगा? क्या हो सकता है? बढ़ जाएगा, एक समान रहेगा, या घट जाएगा? इसमें से कोई नहीं। तो आंसर मेरा क्या होगा? एक समान रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप ध्यान रखने, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यहीं से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि एक हमारा मग है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है ना, और इसमें अगर ऊपर से पानी और डालते हैं तो इसका स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, ये भी ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ऐसे और पूछा जाता है कि एक मेरा बकेट बाल्टी है या कोई पॉट बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ, उसमें बर्फ़ हमने डाल दी है, और जैसे बर्फ़ पिघलेगी तो इसके आयतन क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा ऐसे ही। तो ये क्वेश्चन दो बहुत सारे पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखना है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कौन निम्न में से कौन ऊर्जा का अच्छे संसाधन नहीं है? सूर्य, पेट्रोलियम, जल या वायु? क्या हो सकता है आंसर? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा? पेट्रोलियम, जबकि सूर्य है, जल है, वायु है, ये अच्छे ऊर्जा संसाधन हैं, लेकिन पेट्रोलियम हमारा अच्छे ऊर्जा, क्योंकि आने वाले समय में ये सब पेट्रोलियम डीजल सब खत्म हो जाएगा, तो हमें सरकारें या पूरी दुनिया कई सारे देश हैं वो कई ऐसे ऑप्शनों को तलाश रहे हैं जिस पे हम, है ना, लंबी और टिकाऊ और इको प्रणाली को ध्यान रखते हुए ऐसी हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें, या ऐसी चीज़ें हम इथेनॉल वगैरह, जैसे अभी हम देख रहे हैं इथेनॉल पे जोर दे रही सरकार। किस पे दे रही जोर सरकार? इथेनॉल। जैसे मक्का या ये भूसी या इस तरीके से जो खाद्यान्न होंगे उनसे हम इथेनॉल बना लेंगे, जिसमें प्रदूषण कम होगा बहुत ज़्यादा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये 24 घंटे पूछ रहा है कितनी बार धड़कता है। देखिए 1 मिनट में हम वैसे ऑक्सीजन कितनी बार लेते हैं? कुछ किताबें 12 से 18 लिख रही हैं, कुछ किताबें 16 से 18 लिख रही हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसी में से एक ऑप्शन रहेगा। एनसीईआरटी में लिख रहा है 12 से 18, और वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबों में लिख रहा है 16 से 18। 1 मिनट में कितनी बार हम ऑक्सीजन लेते हैं? 12 से 18 या 16 से 18 बार। एक चीज़। दूसरी चीज़ बेटा ये समझना है कि हमारा जो हार्ट होता है ना, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारा हृदय 24 घंटे में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। कितना? 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है 24 घंटे हमारा। क्या? हमारा हार्ट, दिल। देखो फिल्ट्रेशन, हमारी ब्लड की फिल्ट्रेशन हमारी बॉडी में 3 जगह होती है। एक तो हमारे फेफड़े करते हैं, और एक हमारा हार्ट भी करता है, और एक हमारी किडनी भी करती है। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन 3 जगह हमारी बॉडी में होता है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे हमारी बार धड़कने की बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो सकता है? 25,000 या 1 लाख या 5,000 या 1,25,000, सॉरी 50,000 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आंसर मेरा क्या होगा? 1 लाख बार हमारा दिल धड़कता है, ध्यान रखना है, एक दिन में, इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, हरी खाद से तात्पर्य है फसलों में कृमिनाशक डालना, या फिर लेगुमिनस पौधे की हरी फसल उगाना, या फिर हम इसमें मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, या फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड डालना, है ना। फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक वगैरह। यहाँ पे आंसर मेरा क्या हो सकता है? अभी देखो तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इस ऑप्शन बिल्कुल हट जाएगा, कृमिनाशक डालना बिल्कुल हट जाएगा, और ये भी हट जाएगा। अब बचा मेरा 2 ऑप्शन, मिट्टी में अपघटित
कार्बनिक पदार्थ मिलाना। देखिए कार्बनिक और अकार्बनिक को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बनिक और अकार्बनिक। होता है क्या, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट अगर आप थोड़ा सा पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं तो इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। हमारा प्रगति की सिपाही किसे किसे कहा जाता है? हमारे प्रगति के सिपाही किन्हें कहा गया? हमारे प्रगति के सिपाही जो होते हैं उससे उन्हें हम स्कैवेंजर कहते हैं। स्कैवेंजर मतलब हम इनमें दो चीज़ें देखते हैं, एक तो हम देखते हैं जीवाणु और एक में रहता होगा कवक। क्या होता है? कवक और जीवाणु। देखो बहुत सारे ऐसे भी मेरे जीवाणु कवक होते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ कवक हम खाते भी हैं। जैसे आप देखेंगे तो कवक में हम देखते हैं क्या, मशरूम वगैरह हम खाते हैं, तो मशरूम अगर खाएंगे तो कवक ही खाते हैं। और बहुत सारे जीवाणु भी खाते हैं, जीवाणु में खाते हैं। कैसे जीवाणु? अगर आप देखना चाहो तो शैवाल जेवल हम देख सकते हैं। जो मेरा लेमिनेरिया होता है, आयोडीन जिससे बनाया जाता है, जो हमारे नमक में डाला जाता है, वो हम जीवाणु तो खाते हैं। तो ऐसे कुछ जीवाणु हो जो हमारे बहुत अच्छे होते हैं मेरे प्रगति के लिए, तो उसी में से हम इन्हें बोल देते हैं स्कैवेंजर या प्रगति के सिपाही कहते हैं, जीवाणु या कवक। ये दोनों क्या करते हैं, जब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए शेर है, तो शेर किसको खाएगा? हिरन को। और हिरन किसको खाएगा? पौधों को। तो किसी ना किसी दिन क्या होगा, हिरन भी मरेगा या शेर भी मरेगा। तो शेर जब मरेगा, ज़मीन गिरेगा तो वो सड़ जाएगा, तो उसको सड़ाने में काम कौन करेगा? जीवाणु और कवक काम करेंगे, वही तो काम करेंगे। तभी तो उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। क्या करेंगे बेटा? डिकम्पोज करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? डिकम्पोज करना। एक मिनट, तो डिकम्पोज समझो कि नहीं? डिकम्पोज मतलब उसको मिट्टी में तब्दील कर देना। तो जो हमारे जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, वो हमेशा भक्षण अकार्बनिक पदार्थों का करते हैं। किसका करते हैं? अकार्बनिक पदार्थों को, ना कि कार्बनिक पदार्थों को। ठीक है ना? कार्बनिक पदार्थों को नहीं खाते, अकार्बनिक पदार्थों को नष्ट करते हैं। क्योंकि कार्बनिक पदार्थ तो नष्ट हो जाएगा, फिर मेरी ऊर्जा का जो वन डायरेक्शनल ऊर्जा होगी वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है ना? ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको अच्छे से समझना है। तो इसमें आंसर मेरा क्या हो सकता है? यहाँ पे मेरा आंसर दूसरा है। क्या होगा? लेगुमिनस पौधे की हरी फसल उगाना। तो ये हरी खाद से तात्पर्य है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है हरी खाद, तो इसलिए मुझे यहाँ पे देना होगा, लेकिन ये हरी खाद नहीं है। अब मान लीजिए कोई लकड़ी है तो 10 साल या 15 साल में वो मिट्टी बन जाएगी, लेकिन प्लास्टिक है वो तो बहुत लंबा समय लेगी, तब वो जाके डिकम्पोज हो पाएगी मिट्टी में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हम आंसर इसको। तो मेरा आंसर क्या होगा? दूसरा होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन बहुत अच्छे मैदान से चल रहे हैं आज, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। एक्सप्लेन उसको हम आज काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएँ। ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ बहुत बढ़िया, किस विटामिन की कमी से किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? देखिए अगर आप बात करें, यहाँ पे हम ब्लड के अंदर बात करते हैं, तो ब्लड में बहुत सारी चीज़ें अगर समझें हम, तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारी ब्लड में दो तरीके से यहाँ पे हमारी कुछ मसल्स पाई जाती हैं, मतलब नसें पाई जाती हैं। एक होती है मेरी क्या, धमनियाँ, और एक मेरी होती सिराएँ। तो धमनियों में हमारा ब्लड कैसा बह रहा होता है? प्योर ब्लड फ्लो करता है, और सिराओं में मेरा इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। ठीक, तो होता है क्या है कि हमारा अगर हम कट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कहीं से कट जाते हैं, और कटने से मेरा ब्लड क्या होगा, बहने लगता बाहर। उसको रोकथाम करने के लिए हमारी विटामिन कौन सी हेल्प करेगी, वो क्वेश्चन पूछ रहा आपसे। तो इसमें क्या विटामिन के हो सकता है, विटामिन बी हो सकता है, विटामिन ए हो सकता है, विटामिन डी हो सकता है। ठीक है ना? तो आप क्या बताएंगे आंसर? देखिए यहाँ पे मेरा आंसर जो होगा वो विटामिन के होगा, क्योंकि विटामिन के हमारा थक्का बनाने में, क्लॉटिंग बनाने में हेल्प करता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है फिलोक्यूनान। विटामिन के का वैज्ञानिक क्या है? फिलोक्यूनान। ठीक है ना? विटामिन बी थायमीन, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, डी कैल्सीफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन डी मेरा भरपूर मात्रा में हम देख सकते हैं तो सूर से मिलेगा, इसके बाद हम मछली का तेल या फिर है ना, इस तरीके से विटामिन डी हमें प्राप्त हो जाएगा। विटामिन ए हमारा गाजर, गाय के दूध से, है ना। विटामिन बी हम पत्तेदार सब्जियां वगैरह खाएं तो इनसे मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ें। ठीक है ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो हमारा क्या करती है, हमारे ब्लड में थक्का नहीं बनने देती, हमारा ब्लड को फ्लो बनाए रखी। तो ध्यान रखना, हेपेरिन नामक प्रोटीन है। कौन सी है? हेपेरिन नामक मेरा एंजाइम है, वो क्या करता है, सॉरी एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया है, एक मिनट क्वेश्चंस कुछ दिक्कत कर रहे हैं। कहाँ पे थे हम लोग, कहाँ पे थे?
यहाँ पे थे, यहाँ पे थे ना, हाँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। किस विटामिन कमी से, तो ये रक्त का थप्पा नहीं बनता, तो हेपेरिन नामक प्रोटीन कौन सी होती है, हेपेरिन नामक प्रोटीन होती है, एंजाइम होता है, वो हमारे क्या होता है, रक्त में, ब्लड में थक्का नहीं बनने देता। ये अलग से आपको चीज़ बता रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन, फिर से विटामिन के ऊपर लगभग क्वेश्चन आ रहा है। निम्न कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, क्या बोल रहा है, कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। अभी मैंने जल्दी बताया, पोटेशियम एवं विटामिन के, पोटेशियम एवं विटामिन के, या कैल्शियम एवं विटामिन ई, या कैल्शियम एवं विटामिन सी, या कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो कैल्शियम और विटामिन डी मेरे क्या होता है कि अस्थियों के लिए, देखिए अस्थियों की अगर बात कर रहा, मैं हड्डियों की बात कर रहा हूँ। हड्डियों के परीक्षण के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बताइए किसका यूज़ करते हैं, बीएमडी परीक्षण करते हैं कि नहीं, बोन्स मिनरल डेंसिटी, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है हमारे अंदर। कौन सी बीमारी हो जाती है, जब हमारे अंदर क्या बीएमडी परीक्षण किया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस नाम की हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, बीमारी हो जाती है हमारी हड्डियों में। ये ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है, 40+ जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने मिलती है। तो कैल्शियम और विटामिन डी ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, ना कि कैल्शियम। विटामिन ई बांझपन, ध्यान रखना है ना, तो उसके लिए यूज होता है। विटामिन सी स्कर्वी, और विटामिन के अभी आपको हमने जल्दी बता ही दिया है, तो परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। आप सीधे आंसर नहीं मारना है, एकदम अंधे में ना बंदूक नहीं लगाना है ना, एकदम डायरेक्ट आप आंसर देते हैं। तो माउंट K2, या माउंट कंचनजंगा, या माउंट एवरेस्ट, या माउंट धौलागिरी। तो आंसर क्या होगा इसमें। बहुत सारे लोग इसमें आंसर दे रहे होंगे क्या, माउंट एवरेस्ट दे रहे होंगे, बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारे आंसर दे रहे होंगे माउंट K2, बिल्कुल नहीं होगा। आंसर मेरा होगा माउंट कंचनजंगा। देखिए भारत में हिमालय की सबसे चोटी, हिमालय की बात कर रहे हैं हम, किसकी, हिमालय रेंज की बात कर रहे हैं। हिमालय मेरा जो है ना वो लगभग अगर देखेंगे तो ये फैला हुआ 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई। हिमालय कितनी लंबाई है, 2500 किलोमीटर, और एवरेज ऊंचाई इसकी 4000 मीटर है। और सबसे ऊंची चोटी मेरी कौन सी है, वो माउंट एवरेस्ट है 8850, लेकिन वो भारत में नहीं है, वो नेपाल में है। आपको याद रखना कहाँ पे है, नेपाल में है, भारत में नहीं है। जिसको क्या बोला जाता है, इसको नेपाल में किस नाम से जाना, कमेंट करके बताओ हमें, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, आप कमेंट करके बताओ। और कंचनजंगा मेरा आंसर होगा, क्या होगा, कंचनजंगा। देखिए माउंट K2 अगर बात करें, K2 गॉडविन आस्टीन, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कौन सा हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। मेरा जो भारत है ना, और जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर वाले इलाके में 3 रेंज हैं वहाँ पे, ठीक है ना, 3 रेंज हैं, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 श्रेणियाँ हैं। उसे ट्रांस हिमालय कहा गया, मतलब हिमालय के उस पार एक और हिमालय है, उसे ट्रांस हिमालय कहा गया। उसमें मेरा कौन सा है, K2 है। तो भारत की हो गई लेकिन हिमालय की नहीं है, ध्यान रखना ये वाली चोटी, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आंसर मेरा क्या होगा, माउंट कंचनजंगा, ठीक। सिक्किम पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, सिक्किम में। आइए हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं, एक बार मज़ा आ रहा है कि नहीं, एक बार आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर मज़ा आ रहा, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको बेहतरीन तरीके से। साइंस की जो यहाँ पे एनवायरनमेंट साइंस का एक कॉम्बो एक तरीके से चल रहा है, यहाँ पे मिक्स लेके क्वेश्चन लेंगे जो बहुत आपको हेल्प करेगा। आइए दोस्तों, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे वायु दाब की बात कर रहा है, तो वायुदाब क्या हो सकता है, बैरोमीटर, या सिस्मोग्राफ, या थर्मामीटर, या हाइग्रोमीटर। यहाँ से देखो ये क्वेश्चन जरूर आता है, कोई भी एग्जाम, अगर आप वनडे एग्जाम बैठ रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, बिल्कुल मेरे दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका पक्का। आंसर मेरा क्या होगा, समझ लीजिए, मेरा आंसर होगा बैरोमीटर। सिस्मोग्राफ के अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। किसका अंतर्गत है, अध्ययन करते हैं भूकंप का। और भूकंप को हम मेजरमेंट करने के पैमाना जो होता है वो रिएक्टर स्केल पे करते हैं। और अमेरिका की जो, हमारे यहाँ क्या चलता है, रिएक्टर स्केल चलता है, लेकिन अमेरिका में एमएमएस चलता है। क्या चलता है, एमएमएस चलता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना, मैग्नेटिक करके इसका नाम है। सिस्मोग्राफ भूकंप अध्ययन, जैसे अभी जल्दी में हाल ही में भूकंप आया था भारत के 7 राज्यों में, और नेपाल में देखा गया था 6.3 का रिएक्टर स्केल पर।
थर्मामीटर क्या होता है, इससे टेम्परेचर मापते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर। और हाइग्रो, ध्यान दीजिए, हाइग्रो मीन्स ह्यूमिडिटी, मतलब आर्द्रता, वायुमंडल में जो मेरी आर्द्रता बढ़ जाती है उसको मेजरमेंट करने में यूज़ करते हैं। इसी के साथ एक नाम और जुड़ा हुआ है, वो मेरा क्या है, हाइड्रोमीटर। कौन सा है, हाइड्रोमीटर। ये बड़ा कंफ्यूज करता है कि हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में क्या अंतर क्या है। देखिए ये क्या करता है, ये मेरी क्या करता है, जो मेरा लिक्विडिटी होता है, किसको, लिक्विड, ये ह्यूमिडिटी करता है। ये द्रव के अपेक्षित घनत्व को मेजरमेंट करने का हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं, लेकिन हम हाइग्रोमीटर का यूज़ आर्द्रता मापने का काम करते हैं वायुमंडल में। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करो। लिक्विड है, हाइड्रो में क्या है, लिक्विडिटी, ठीक, द्रव है, और इसमें मेरा क्या है, आर्द्रता है हाइग्रोमीटर में। तो इस चीज़ को क्लियर कर लिया आपने, और भूलना नहीं कभी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीटी कपास क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बीटी कपास एक संकर पौधा है, क्या बोल रहा है, एक संकर पौधा है, या फिर एक ट्रांसजेनिक पौधा है, या एक औषधीय पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है। देखिए बीटी जो है ना, एक बीटी हमारी क्या है, एक प्रजाति बनाई गई है बीटी कपास। कपास तो जानते होंगे आप, जिससे हम बहुत सारे कपड़े बनाते हैं। ठीक, कपास से एक अच्छी किस्म है कपास। सफ़ेद सोना भी इसे कहा जाता कपास को। लेकिन कपास की एक नई प्रजाति को तैयार किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। किसके द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। भैया ध्यान रखना, किसके द्वारा किया गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा एक नई कपास की किस्म को पैदा किया, विकसित किया गया। ये क्या होगा कि जब ये बीज या पौधा ये लगाया, बनाया पौधा, जब भी पौधा मेरा होगा, वातावरण पैदा होगा, तो इसमें कोई कीट नहीं लगेगा, कोई भी कीट इसमें नहीं लग पाएगा, ये बिल्कुल स्वस्थ रहेगा हमेशा। ठीक है ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, अभी सरकार ने बीच में इसको रोक लगा दी थी इस पर, लेकिन शायद हो सकता है आप कमेंट करके बताइए, क्या इस पर बीटी कपास पे फिर से सरकार ने क्या अलाउ कर दिया इसको उगाने के लिए। ठीक है ना। तो मेरी इसमें क्या होगी, एक संकर पौधा हो, या फिर एक ट्रांसजेनिक पौधा होगा, एक औषधीय पौधा, या प्राकृतिक। तो बेटा आंसर क्या होगा, एक ट्रांसजेनिक पौधा होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी हम इसके जीन में चेंजमेंट कर रहे हैं। किसके, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसकी जीन में हम चेंजमेंट कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ से 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे नेपथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में पौधा पाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए नेपथिन्स के साथ साथ हम एक पौधा और लेना चाहेंगे, हम वीनस फ्लाईट्रैप भी लेना चाहेंगे, वीनस फ्लाईट्रैप, और इसके साथ साथ हम पिटचर प्लांट भी लेना चाहेंगे। ये अमेरिका में पिटचर प्लांट अक्सर देखा जाता है। ठीक, और वीनस फ्लाईट्रैप को लेंगे क्योंकि हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो वीनस फ्लाईट्रैप या पिटचर प्लांट्स या नेपथिन्स, ये सभी ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं, किसी भी कीड़े मकोड़े को अपने जाल में फंसा लेते हैं, उनको मारकर अपना भोजन बना लेते हैं। वाह क्या बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ऐसे भी प्लांट भी होंगे। अरे भैया हम लोग भी पहुंच जाएंगे तो पता लग रहा हम लोग भी खा ले हैं। ऐसा नहीं होगा है, खा सकता है क्या, कमेंट करके बताइए कि ऐसे भी पौधे हैं कि इंसान को खा जाएंगे। कोई ऐसे पौधे हैं जिनमें ह्यूमन के आकार के फल लगते हैं, हमें कमेंट करके बताओ दोस्तों। कोई ऐसे पेड़ बताओ जिनमें ह्यूमन के आकार, मानव के आकार के फल लगते हैं। यस, बताइए कहाँ ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। पेड़ों की बात कर रहे हैं, पौधे की बात नहीं करिए। ये तो पौधा है दोस्तों, ये पौधा है, पगला नहीं जाना, ये पौधे हैं, पेड़ के चक्कर में पड़ जाओ, है ना। तो मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में पौधा कहाँ पाए जाते हैं। तो भैया इसका आंसर क्या, असम हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश हो सकता है, उड़ीसा हो सकता है, मेघालय हो सकता है। तो आंसर मेरा क्या होगा, मेघालय होगा। क्या होगा, मेघालय। एक्चुअली होता क्या, समझो इसको यार दोस्तों, इसको समझो क्वेश्चन को, नहीं तो फिर आ जाएगा, फिर मुँह भाओगे वहाँ बैठ के। देखो यहाँ पे मेरे जो पौधे होते हैं इसमें से एक तरीके से ढक्कन नुमा होता है। क्या होता है, ढक्कन नुमा इस तरीके से होता है पौधे में। और होगा क्या कीजिए, अपने चिपचिपा पदार्थ यहाँ रखते हैं, इसमें बहुत बड़ा चिपचिपा पदार्थ रखते हैं लिक्विड टाइप का। और जैसे मुँह खोल दिया और जैसे ही कोई कीड़ा आया इस पर बैठ गया तो इसको ऐसे ढक्कन बंद हो जाएगा और फिर उसको ये निगल जाएंगे। मतलब क्या होगा, ज़्यादातर ये पौधे आपको जहाँ मिलेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन कमी पाई जाएगी। तो नाइट्रोजन कम्प्लीमेंट करने के लिए पौधे क्या करेंगे, किसी कीट बच्चे को भक्षण कर लेंगे, तो इस तरीके से अपना नाइट्रोजन कंप्लीट कर लेंगे, जो ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है ना। मेघालय। आगे बढ़ते हैं।
उसे चुनिए जो अन्नों से भिन्न है। या वाह, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रीस, आजकल सर्दी तो चालू हो गई, ग्रीस का इस्तेमाल लोग ज़्यादा कर रहे होंगे। और पेट्रोल तो पेट्रोल ही है, कोयला तो कोयला है। और पैराफिन, मोम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भैया? इसमें अंतर क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा? ग्रीस तो आप जानते हो, ग्रीस और पेट्रोल और कोयला, ये चीज़ें तीनों एक ही जगह मिल जाएंगी। कहाँ मिल जाएंगी? एक ही जगह लगभग मिल जाएंगी। इनके एक ही जैसी प्रॉपर्टीज़ लगभग हैं, क्योंकि इसको जलाओगे तब भी कार्बन निकलेगा, पेट्रोल जलाओगे तब भी कार्बन निकलेगा, कोयला जलाओगे तब भी कार्बन निकलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा कम निकलेगा, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जो कमरे के तापमान पर ठोस हो जाता है। कैसा हो जाता है? ठोस हो जाता है। मैं पैराफिन मोम की बात कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा आंसर क्या होगा? पैराफिन मोम होगा। यस, बिल्कुल सही आंसर है, आपको इसको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये लो, झूम खेती आ गई, झूम बराबर झूम, है ना? झूम बराबर झूम की खेती आ गई भैया। कहाँ से होती है इस खेती से? झूम बराबर झूम। चलो देखते हैं कहाँ, बिहार में होती है क्या भैया? बिहार में एक चीज़ बहुत होती है, क्या होती है? अफीम। अफीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है बिहार में, ठीक है ना? इसके अलावा गांधी जी बिहार में नील खेती रोकने गए थे, कब? 17 अप्रैल, कितनी थी डेट? 15 अप्रैल 1917। हाँ, तो गांधी जी बिहार में गए थे, राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था तिनकठिया पद्धति को हटाने के लिए। वही बिहार है, ठीक है ना? वही बिहार है जहाँ मधुबनी पेंटिंग वगैरह बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है मधुबनी पेंटिंग। और इसके अलावा यहाँ भगवान राम की क्या ससुराल भी है बिहार में? बताइए कमेंट करके, बिहार में भगवान राम की ससुराल कहाँ पे है? यस बताइए कमेंट करके। आंसर इसमें क्या होगा? मेघालय होगा, तमिलनाडु, केरल। भैया झूम खेती कहाँ? हमेशा याद रखो, उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूम खेती होता क्या है? जो डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, मतलब जंगल को काट दिया जाता है, ठीक है ना? उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं इंग्लिश में। और जंगल काट के वहाँ कुछ समय के लिए खेती की जाती है, फिर इसके बाद दोबारा नहीं खेती की जाती, वहाँ पे होगी नहीं, इसीलिए वहाँ पे झूम खेती कहा जाता है इसे। तो समझ में आया? झूम बराबर झूम। आगे चलें, याद रखना आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा प्यारे क्वेश्चन उठा रहे हैं आपके लिए। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है? अरे वाह, पहले हमारे ज़माना में कृत्रिम वर्षा करा ली जाती थी, है ना? उस समय जब वैदिक काल वगैरह में बताते लोग कैसे करवा लेते थे वर्षा। अब यहाँ पे हम लोग साइंटिफिक तरीके से वर्षा भी करवा लेते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है भैया, बताइए जल्दी से। सिल्वर नाइट्रेट होगा, सिल्वर आयोडाइड होगा, या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड होगा, या पोटेशियम नाइट्रेट होगा? आंसर क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड होगा। क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड। इससे कृत्रिम वर्षा कराते हैं। यस, याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन था। बस आगे बढ़ते हैं। बायोडीजल तैयार किया जाता है यूटिक्लोरिया या देवदार या जेट्रोफा यूकेलिप्टस? बड़ा दमदार ऑप्शन है चारों दोस्तों, इसमें 2 ऑप्शन हटा दें। चलो भैया, यूकेलिप्टस तो आपको पता ही है, ये बायोडीजल नहीं है, क्योंकि यूकेलिप्टस हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पृथ्वी का सबसे बड़ा पौधा है, घास नहीं, घास बांस होती है। और यूट्रिक्लोरिया तो बना रहने दो, हम देवदार को भी हटाना चाहेंगे। देवदार ये पेड़ हमारे से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब आप पृथ्वी पे देखेंगे 0 अक्षांश से 10 के बीच में मेरा कैसा क्षेत्र पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय। मतलब ये पूरे दिन, ये पूरे वर्ष भर ये क्षेत्र गर्म रहता है हमेशा। यहाँ काफ़ी अच्छी वर्षा होती है, 2 से 4 के बीच में मूसलाधार ज़बरदस्त वर्षा होती है। इसीलिए यहाँ लंबे सरारे पेड़ पाए जाएंगे। क्योंकि पाए जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा ह्यूमस होगा वो ज़मीन के नीचे रिस के पानी के साथ चला जाता है। इसलिए पेड़ हमेशा उस पोषक तत्वों को लेने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, उनकी जड़ें। और इसलिए यहाँ मूसलाधार वर्षा होती है, पौधे नहीं उग सकते हैं और बड़े पेड़ मिलेंगे। तो देवदार, चीड़, है ना, ओक ट्री, है ना, इस तरीके से रहेंगे। आपको ध्यान रखना, चीड़ कतार से चिलगोजा नामक फल प्राप्त किया जाता है, ये भी ध्यान। तारपीन तेल बनाया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान। अच्छा, यूट्रिक्लोरिया के बारे में क्या जानते हो आप लोग? क्या जानते हो यूट्रिक्लोरिया? बताएं आप लोगों को यूट्रिक्लोरिया। यस, देखिए मांसाहारी पौधे की एक प्रजाति है यूट्रिक्लोरिया, जो अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी सभी महाद्वीपों पर पाई जाती है। ये पौधा पाया जाता है। तो आंसर ये नहीं है, आंसर मेरा क्या होगा? जेट्रोफा। जेट्रोफा डीजल प्लांट भी इसे कहते हैं, या फिर हम इसे रतनजोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रतनजोत। भैया याद रखना इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, या 5 जून को, या 21 मार्च को, या 25 अप्रैल को? सीधा समझो, ये आंसर बहुत रट लेना है आपको। विश्व ओजोन दिवस, देखो भैया ओजोन दिवस ध्यान रखना कि भैया हमारा जो 5 मंडल पाए जाते हैं, कितने? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और भैया ये कौन सा हो गया? मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। कितने मंडल हो गए? क्षोभ, समताप और मेरा मध्य मंडल और मेरा
एक मिनट, ये मेरा क्षोभ मंडल हो गया, ये मेरा समताप मंडल हो गया, ये मेरा मध्य मंडल हो गया, ये मेरा आयन मंडल, ये मेरा बहिर्मंडल हो गया। तो 5 मंडल हो गए। कितने मंडल का मंडल? 5 कम मंडल का मंडल हो गया भैया, ध्यान रखना। ठीक है ना, नारा भी चला था मंडल का मंडल वाला, वो अलग है राजनीति में। तो भैया यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे गैसें सारी चीज़ें हमारी तड़ झंझा वगैरह कहाँ होंगे? क्षोभ मंडल में होंगे। अच्छा, क्षोभ मंडल की ऊंचाई आपको याद रखना, पृथ्वी हमारी कैसी है? ध्रुवों पर है ना, चपटी हुई है। और तो याद रखना कि भैया हमारा विषुवत रेखा से अगर देखें, इसकी ऊंचाई क्षोभ मंडल की 16 किलोमीटर है और ध्रुवों से भैया 8 किलोमीटर की ऊंचाई है। तो ध्यान रखना, इसमें सारी क्रियाएं, तड़ित झंझा वगैरह, सारी बिजली कड़कना, सारी क्रियाएं क्षोभ मंडल में होगी। लेकिन समताप मंडल मेरी क्या है? ओजोन लेयर पाई जाती है, मतलब ओजोन लेयर पाई जाती। क्या पाई जाती? ऑक्सीजन प्लस नवजात शिशु दोनों को मिला देंगे तो O3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओजोन गैस बन जाएगी। अच्छा, ओजोन गैस क्षरण में सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन सी गैस है? मेरी CFC है। कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें क्लोरीन ज़्यादा घातक होती। कौन सी होती? क्लोरीन सबसे ज़्यादा घातक होती CFC में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो प्रशीतक होते हैं मेरे घरों में, जैसे आप देखेंगे AC खूब चला रहे हो, फ्रिज खूब चला रहे हो, इनसे निकलने वाली जो गैस होती है वो मेरी क्या होती है? हमारी ओजोन परत को छीड़ कर रही है। पहली बार अंटार्कटिका में देखी गई थी। और ये हमारा क्या होता? परावैगनी जो किरणें होंगी वो सीधी ज़मीन पर चली जाएंगी, जिससे हमारी सबसे पहला मेरा बॉडी का पार्ट कौन से प्रभावित होगा? वो लंग्स और मेरे लंग्स और आँखें इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। ध्यान रखना। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाएगा? 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपको याद रखना कब मनाया जाएगा? 16 सितंबर। यस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से आएगा। यस दोस्तों, एक बार लाइक ज़रूर करो, एक बार कमेंट ज़रूर करो और हमें बताओ ये क्लास कैसी लग रही है आपको। जी दोस्तों, आगे बढ़, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं देखने मिल रही? ये भूस्खलन क्या होता है? देखिए, अगर आप देखेंगे भूस्खलन की बात करेंगे तो ऐसी कई घटनाएं मुझे देखने मिलती हैं पहाड़ी इलाकों में। कहाँ देखने मिलती हैं? पहाड़ी इलाकों में भैया। कहाँ देखने मिलती हैं? याद रखना, पहाड़ी इलाकों में। एक मिनट, ऐसी घटनाएं मुझे कहाँ मिलती हैं? पहाड़ी इलाकों में देखने मिलती हैं। क्योंकि एक्चुअली होता क्या, चट्टानें खिसकती हैं ऊपर नीचे से, तो ये भूस्खलन बढ़ जाता है पहाड़ी इलाकों में। तो आप इसमें क्या बता सकते हो आंसर? उत्तरी पूर्वी पहाड़ इसमें भी दिया आंसर हो सकता है। हिमालय, हमें इसमें बहुत अच्छा आंसर ढूंढना, पश्चिमी घाट और नीलगिरी। तो भैया उत्तरी घाट नहीं, आंसर मेरा क्या हो गया? हिमालयी क्षेत्र में ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है भूस्खलन। भारत में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे भूस्खलन। उत्तराखंड है ऐसी जगह, हिमाचल प्रदेश, यहाँ आपको भूस्खलन की सबसे ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, भूकंप की भी यही समस्याएं ज़्यादा देखने मिलेगी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहा, कौन सुमेलित है? हल्दी पाउडर, मेटेलिक येलो सही हो सकता क्या? या फ्रियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही हो सकता क्या? ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, यार हमें सबरे सही लग रहे हैं। कट्टूर कृषि भूमि, ये क्या है? ये मेरा थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, यही मेरा आंसर है कट्टूर कृषि। ये क्या होता है? देखिए, ढलान क्षेत्र में जो कृषि की जाती है, आप देखेंगे चाय वगैरह, चाय की खेती ढलानी इलाकों में सीढ़ीदार की जाती है। क्योंकि एक्चुअली अगर हम पानी बार बार उसमें भरा रहेगा या लगाएंगे तो उसकी जड़ें सड़ जाती हैं। तो भैया यहाँ फ्रियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी तो बात की थी हमने। हल्दी पाउडर, मेटेलिक येलो भी होता है इसमें, इसी कारण हल्दी का रंग कैसा होता? पीला होता है, येलो होता है। तो आंसर मेरा का कट्टूर कृषि। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन तुम्हें टफ लग रहा? बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पढ़ा रहे यार, आप टेंशन ले रहे हो। चलिए दोस्तों, सजीवों में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया को अवमुक्त होती है। अरे वाह, तो इसमें क्या हो सकता? 573 किलो कैलोरी, ये स्टैटिक क्वेश्चन रट लो इसको। 28 कैलोरी या 673 किलो कैलोरी या 746 किलो कैलोरी, मेरा आंसर क्या होगा? इसको रट लो। आगे बढ़ रहे दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक? दोस्तों बताओ जल्दी से, बुध ग्रह या वरुण ग्रह, शनि या शुक्र? मेरा आंसर क्या होगा? शनि ग्रह। भैया आ गया फिर से। बुध सबसे छोटा ग्रह मेरा कौन सा है? बुध। और सबसे नियरेस्ट में सूर्य के, और ये मेरी पृथ्वी की जुड़वा में है शुक्र। ठीक है ना, क्योंकि 98% इस पर CO2 की मात्रा है, ध्यान रखना, इसलिए सबसे चमकीला भी तारा है। ठीक, और गर्म ग्रह भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक मिनट बस दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सीधा से आंसर मारो, 1986।
ठीक है ना, सोचने विचारने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट्स में से एक है? वाह, अरावली हिल्स या खासी हिल्स? ये तो बिल्कुल वैसे ऑप्शन आ गया हिमालय, इनमें से कोई नहीं भैया। आंसर क्या होगा? हिमालय। देखिए उत्तरी और पूर्वी हिमालय में बहुत दायक मात्रा में 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट्स में से एक है सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो क्या है? हिमालय। जैव विविधता समझते हो, जहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की प्रजातियाँ पेड़ों पौधों से लेकर साथ ही साथ यहाँ पे जलीय जीव जंतुओं के बारे में यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हों, तो उसे क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। भारत वैसे विविधताओं का देश है, यहाँ पे अलग अलग कल्चर, अलग अलग पहनावा, अलग अलग ड्रेसअप, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण कौन सा स्रोत नहीं है? वाहन, ठोस अपशिष्ट पदार्थ, उद्योग, धूल कण। ये समझ नहीं आ रहा। वाहन तो समझ में आ रहा है, इससे निकलता धुआं। ठोस अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? उद्योग भी पता है, इंडस्ट्रियल, धूल के कण। देखिए एक बात समझो, ये क्वेश्चन यहाँ से एक बहुत दमदार क्वेश्चन पूछा था हमें, सब बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा था, और उस क्वेश्चन में लगभग लोग फंसते जरूर हैं। लोचा है इसमें, क्वेश्चन में क्या लोचा है देखते हैं। वो कह रहा है, इसमें आंसर सबसे पहले समझ लो आप भैया, आंसर समझ लो सीधा। ठोस अपशिष्ट पदार्थ, ये घर वाला कचरा जो निकलता है उससे ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। नगर पालिका वाले ढो ढो के बाहर ले जाते हैं ना, इसे ही ठोस अपशिष्ट कहते हैं। स्रोत नहीं बता रहे इसको, लेकिन यहाँ पे हमें मोर करेक्ट आंसर ढूंढना था, क्योंकि यहाँ पे कम इस करता है, लेकिन वाहन सबसे ज़्यादा करते हैं। अभी दिल्ली में देखो कितना उद्योग से बहुत ज़्यादा। धूल कण, अब कुछ लोग धूल के कण भैया, जब इसकी पीएम वैल्यू बढ़ जाएगी, पार्टिकल मैटर इसका बढ़ जाएगा, 2 पॉइंट से ऊपर चला जाएगा, 2.5 से ऊपर चला जाएगा, पार्टिकल मैटर मेरा ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा धूल कण, जिससे हमारे है ना लंग्स ज़्यादा प्रभावित होंगे और इससे बीमारियाँ बहुत तरह तरह की होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आंसर याद रखना ठोस अपशिष्ट पदार्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नहीं? ये रामसर परियोजना बेटा कहाँ है? ये रामसर परियोजना अगर देखेंगे तो ये कैस्पियन सागर झील के किनारे एक बसा हुआ शहर है रामसर। 1972 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई, और उसमें जितनी भी वेटलैंड क्षेत्र हैं उन चीज़ों को जोड़ा गया है इसमें। तो बुलर झील इसमें है भैया, बिल्कुल है। सूर्य सागर झील भी है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है राजस्थान वाला, और ये भैया इसमें बुलर झील जम्मू कश्मीर है, और इसमें देखो मेरा क्या है, ये रुद्र सागर मणिपुर में है आई थिंक, ठीक है ना। राजसमंद झील, यही मेरा आंसर है, क्योंकि ये कृत्रिम झील है मेरी, क्या है? कृत्रिम झील। तो कृत्रिम झील आर्टिफिशियल झील है भैया। कैसी झील है? आर्टिफिशियल झील है। राजसमंद झील है। ये झील बनवाई गई थी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा, 1660 ईस्वी के आसपास, और एक राजा हुआ करते थे राणा राज सिंह, जिन्होंने बनवाई थी ये झील, कृत्रिम झील। याद रखना आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ बता दिए आपको। निम्नलिखित किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घात प्रदेश बायोम, या सवाना? देखिए भैया इसमें अभी मैंने थोड़ी देर आपसे बात की थी, बात ये की कि हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच में 0 अक्षांश है, विषुवत रेखा। इसके 0 से 10, कुछ किताबें 5 भी लिख रही होंगी, डोंट वरी। तो 0 से 10 के बीच में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ वर्ष भर गर्मी हमेशा पड़ती, 2 से 4 के बीच में पर डे वर्षा होती। तो आंसर सीधे लगाओ ना दूसरा, क्यों सोच विचार पड़े हो। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ये लावा द्वारा क्या होता है? लावा क्या होता है? एक्चुअली समझो भैया। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारा भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी एक ही संस्कृति। हाँ, तो मेरा ज्वालामुखी फटता है, कौन सा फटता है? जब मेरा क्या फटेगा? ज्वालामुखी फटेगा। जब ज्वालामुखी मेरा फटेगा तो होगा क्या, इसमें नीचे से हीट बनती बहुत ज़्यादा, चट्टानें क्या होती हैं आपस में टकराती हैं और हीट बनती बहुत ज़ोर। जब हीट बनती तो हीट ही हज़ारों डिग्री सेल्सियस पे आ जाती, तो ऊपर आती तो ये मैग्मा होता है। क्या होता है? अंदर होता है तो ये क्या कहलाता है? मैग्मा, क्योंकि इसमें मास प्लस गैस प्लस पानी, इसमें सब कुछ है। ये हीट जब बहुत तेज़ी से चट्टान को तोड़ देती है, इस तरीके से चट्टान हमारी खड़ी हो जाती है, और चट्टान खड़ी हो जाती है तो इसमें जो लार्वा होता है बाहर निकल आता है। क्या होता है? ये मैग्मा बाहर आ जाता है, जम जाता है, ठंडा हो जाता है, इसे लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। और भैया ये इतना बड़ा पठार ऐसा बन जाता है, कभी कभी दक्कन का पठार देख लो, है ना, काली मिट्टी का है, तो ऐसे दक्कन का पठार बन जाएगा, तो काली मिट्टी हम आ जाएगी। काली मिट्टी भैया इसमें जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसे रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और ये हमारे भारत के, है ना, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में देखी जाएगी, इसके बाद गुजरात में भी है, इसके बाद मध्य प्रदेश में भी है, और इसके केरल में कुछ मात्रा पाई जाएगी। तो भैया ये हमारी काली मिट्टी आंसर होगा इसका। क्या होगा? लाल मिट्टी नहीं है ना, जलोढ़ मिट्टी है ना, लेटराइट मिट्टी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कौन सा सागर यूरोप अफ्रीका से अलग करता है? देखो भूलना नहीं है, हमने एक आपको ट्रिक बताएं, आपको क्या बताएं, भूला। तो दो सागर ऐसे हैं जो हिंद महासागर और हिंद महासागर और जो है भूमध्य सागर को कनेक्टेड करने का काम लाल सागर कर रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं? लाल सागर किसको काम कररहा है? ये हिंद महासागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो सुएज नहर से बीच में कनेक्टेड है भूमध्य सागर और लाल सागर। भूला, भूमध्य सागर लाल सागर सुएज नहर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यूरोप से अफ्रीका, तो आंसर सीधे देख लो, भूमध्य सागर इसका आंसर है। अरब सागर, ठीक, ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर देखेंगे तो छोटा सा एरिया जो हिंद महासागर का है वो अरब सागर का हिस्सा है। और काला सागर देखेंगे तो ऊपर आप जाएंगे, जब हिंद महासागर से आप चलेंगे लाल सागर सुएज नहर से आप भूमध्य सागर से एर्जिन सागर से मरमरा सागर से काला सागर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और काला सागर डान नदी सीधे पहुंच जाएंगे आप कैस्पियन सागर में। जी हाँ दोस्तों, पहुंचा दिया आपको हमने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों को चक्रण को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अभी मैं जब पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में तो आपको ये आंसर दे दिया था। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। रासायनिक चक्रण या जैव भू रासायनिक चक्रण या भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र? सीधा सा आंसर मारो, जैव भू रासायनिक चक्र। अभी स्कैवेंजर वाली मैंने बात की थी तो वहीं तो आंसर था ये, स्कैवेंजर वाला हमने आंसर की बात करी तो यहीं तो था। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध किसके लिए है? काजीरंगा, भैया ये आपको याद रखना है, बाघ के लिए है कि भालू के लिए है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए है या हंगुल के लिए? तो भैया ये ध्यान रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। एक सींग वाला गैंडा आपको याद रखना। जल्दी जल्दी देखिए अगले क्वेश्चन। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है, क्लोरीन का, आयोडीन का, ब्रोमीन का, और नीचे ऑप्शन जो दिया है लोहे का। तो भैया बताइए जल्दी से किसका है खरपतवार? आयोडीन का। हमने बताया था आयोडीन प्राप्त किससे किया जाता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। आयोडीन नमक में मिलाया जाता है अलग से। यस जानिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, मोलाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? ये हुई ना बात, आंसर मेरा क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, सीधे देखो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? अभी ओजोन की बात करके फिर आ गया सामने। बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखिए इसको। यहाँ पे मेरा आंसर क्या होता है? डाप्सन इकाई या पास्कल या डेसिबल या वेबर? तो भैया डाप्सन आंसर होगा। क्या? डाप्सन इकाई से ही हम ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। पास्कल से हम दाब मापते हैं। देख रहे हैं आजकल गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो प्रेशर्स ब्रेक लगता है उसमें, पास्कल नियम लगता है उसमें। कौन सा नियम लगता है? पास्कल दाब लगता है। लिक्विड भरा होता है उसी से दाब लगता है, उस पर ही दाब लगता है। डेसिबल मेरी किसकी है? ध्वनि की इकाई है। किसकी इकाई है? यूनिट ध्वनि की। ये बेल की सब 1/10वां हिस्सा है, छोटी इकाई है ध्वनि की। बड़ी कौन सी? बेल। और वेबर मेरा क्या है? ये चुंबकीय प्रवाह की ईसाई मात्रक है वेबर मेरा। अगला देखते हैं नेक्स्ट, भूकंप की तरंगों से निरूपित करता है सीस्मोग्राफ या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या टोमोग्राफ या फिर पॉलीग्राफ? अच्छा, अभी पॉलीग्राफ आफ्ताब के ऊपर इस्तेमाल किया गया था, वही पॉलीग्राफ है भैया जो आफ्ताब श्रद्धा केस वाला, मुंबई दिल्ली है ना, वही केस है। भूकंप तो आंसर सीधे देख लो, आपको पता ही हो गया। भूकंप की तरंगों की निरूपित करते हैं सीस्मोग्राफ होगा मेरा। इलेक्ट्रोकार्डियो को हार्ट को करते हैं, किसको करते हैं? हार्ट को। एक बात समझो हार्ट के बारे में, देखो जो मेरा हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मुझे हार्ट की बीटिंग कंट्रोल करना तो उसके लिए हम इस्तेमाल किसका करते हैं? हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए पेस मेकर अलग से लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पेस मेकर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप। और इसके अलावा टोमोग्राफ का यूज़ कहाँ करते हैं? टोमोग्राफ में हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं चिकित्सा क्षेत्र में, क्योंकि आपने देखा होगा हम किसी चीज़ की इमेज लेते हैं तो 3D पिक्चर में आती। किस में आती? 3D पिक्चर में। याद रखेंगे किस में आती? 3D पिक्चर में। और यहाँ पे दिया है एक मेरा, क्या दिया है? पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ क्या होती है? झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है। कौन सी मशीन होती है? झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है, उसका हम पॉलीग्राफ कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो सीस्मोग्राफ अभी बताइए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होती हैं। ईसीजी इस तरीके से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राफ टाइप बनता है, आपने देखा होगा, जो हार्ट से संबंधित है। टोमोग्राफ 3D पिक्चर वगैरह हम इसकी इमेजिन लेते हैं, चिकित्सा शास्त्र में ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, MRI वगैरह में।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न कौन सा कायांतरित सेल है? कायांतरित सेल आपको बताना है, कौन सा बताना है? कायांतरित सेल बनाना है। तो बलुआ पत्थर होगा, या मेरा ग्रेनाइट हो गया, या संगमरमर हो गया, या चूना पत्थर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त। तो आंसर मेरा क्या होगा? संगमरमर। एक्चुअली मेरा जो संगमरमर है वो कायांतरित सेल है, और जबकि ग्रेनाइट मेरा है वो मेरा इग्नियस रॉक है, और बाकी तीनों जो दो बचे हुए बलुआ पत्थर और चूना पत्थर है, ये मेरा क्या है? अपसादी चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक, इसको समझ लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो काली मिट्टी, या लाल मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो सबसे ज़्यादा मेरा क्षेत्र पे किस पे है? कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। ये 9 लाख वर्ग किलोमीटर भारत फैली। जलोढ़ मिट्टी एक नवीन मिट्टी है, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी ही होती है, और ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। भारत के उत्तर भारत में बहुतायत अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, यमुना, गंगा, इस तरीके से नदियाँ हैं। ठीक है ना, गंगा की सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं। तो ये मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक होती है बागर, एक होती है खादर। खादर मेरी नई मिट्टी होती, बागर मेरी पुरानी मिट्टी। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। प्लेग क्या है? अरे भैया प्लेग ऐसे बता दें। प्लेग विषाणु जनित बीमारी है। कौन सी जनित बीमारी है? विषाणु जनित बीमारी है, एक कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है। भैया ये देख लो, नीचे जा रहे हैं। आंसर मेरा क्या होगा? जीवाणु जनित बीमारी। देखिए प्लेग कैसे फैलता है, समझो इसको। इसे काली मौत भी कहा जाता है। एक्चुअली होता है क्या, जो चूहे होते हैं, कौन होते हैं? चूहे। तो चूहे के ऊपर पिस्सू काटते हैं। कौन काटते हैं? छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, जैसे दिखाओ गाय में, कुत्तों में हो जाते हैं। इस तरीके से इसको काटते हैं, काटते काटते इसके ब्लड में घुसने लगते हैं। ये चूहा मर जाएगा। जब मरेगा तो इससे जीवाणु जो होंगे हवा में फैलेंगे, और इंसान इसकी चपेट में आ जाएगा। उसके लंग्स क्या होंगे? लंग्स, मनुष्य के लंग्स प्रभावित होंगे धीरे धीरे, और लंग्स को चुन लेगा। तो इस तरीके से इसे काली मौत भी कहा जाता है। तो ये पेस्टुलेला पेस्टिस नाम का जीवाणु होता है। इसमें कौन सा होता है? पेस्टुलेला पेस्टिस नामक जीवाणु होता है, उससे फैलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाह, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा कारण, ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ तो पहली बार देखने मिल रहा है, लेकिन एग्जाम में मिलता अक्सर है ये क्वेश्चन। तो बेटा इसमें आंसर क्या हो सकता है? पहला, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा। आंसर सीधे देखो क्या होगा? SO2 और NO2। नाइट्रस ऑक्साइड है भैया, NO2 क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है ना, NO2। SO2 मेरा सल्फर डाइऑक्साइड है। ये दोनों कैसी गैसें हैं? ये मेरी दोनों कैसी गैसें हैं? ये खतरनाक गैसें हैं, अम्लीय वर्षा कराती हैं। अम्लीय वर्षा कराने में कौन सी गैसें होती है? SO2। ये देखो होता है क्या, चिमनी कारखानों से निकलने वाला धुआं होता है, वो अम्लीय वर्षा कराता है, जिससे हमारा देखेंगे ताजमहल कैसा पड़ रहा है? पीला पड़ रहा है। और SO2 गैस का यूज़ वहाँ भी किया जाता है, जो रोड लैंप होते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछता है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ना हुआ दमदार क्वेश्चन, आपने शायद कभी नहीं पढ़ा होगा। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, या ओलिक अम्ल, या मैलाइक अम्ल, या लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल तो हमारा रनिंग करते समय बन जाता है। लैक्टिक अम्ल तो हम लोग एकदम पैर जाम हो जाता है, नसें एकदम, है ना, खिंचाव आ जाता है बहुत तेज़ से। पशुओं में हो जाता है, इंसानों में लैक्टिक अम्ल स्टोर हो जाता है। होता है क्या है, जब हम रनिंग कर रहे होते हैं, जो मेरी ATP के रूप में ऊर्जा होती है, वो ADP के रूप में, एडनो डाइफॉस्फेट के रूप में निकल रही होती है। और ATP जो मेरा 38 एनर्जी मेरे अंदर स्टोर होती है, जो भी हम खाते हैं उसको एनर्जी के रूप में, और वो फिर निकलना ADP के रूप में स्टार्ट होती है। तो ये लैक्टिक अम्ल दिक्कत करता है, फिर जम जाता है नसों में। तो यहाँ मेरा आंसर क्या होगा? नाइट्रोग्लिसरीन होगा। क्या होगा? नाइट्रोग्लिसरीन होगा। एक्चुअली नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक पदार्थ है, जो ग्लिसरॉल और नाइट्रिक अम्ल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? ग्लिसरॉल और नाइट्रिक अम्ल से। एक्चुअली आजकल इस नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ हम मेडिसिन क्षेत्र में करते हैं। धमनी से रिलेटेड कोई बीमारी होती है मेरी, उसको उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब पाचन तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होगा? हमने बताया था एक दिशा ही होता है। कैसा हो? एक दिशा होती है इसकी, वन डायरेक्शनल होती है। इस तरीके से आप देखा गया है ना। मेंढक किसको खाएगा? जैसे यहाँ पे टिड्डा खाएगा, और टिड्डा क्या खाएगा? घास खाएगा। और मेंढक को कौन खाएगा? है ना, सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा? मोर खाएगा। मोर को ऐसे इस तरीके से चलता रहेगा। शेर खाएगा। तो इस तरीके से क्या है? वन डायरेक्शनल है। यस, आंसर डी हो जाएगा। ये रहा बढ़िया क्वेश्चन। जल प्रदूषण होने वाले रोग, सारे जल प्रदूषण हो रहे हैं भैया, कौन सा हो सकता है? सीरियल से बताओ। हैजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड, यही तो आंसर है मेरा। यस, हैजा आप जानते हो पानी से होता है, पेचिस पानी से, पोलियो पानी से होता है, और टाइफाइड में मेरा किससे होता है? पानी से होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे भैया। गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से टाइफाइड, आंत प्रभावित होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन
तिब्बत की में सांगपो नदी को किस नाम से जाना? पहली बात समझो, सांगपो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पवित्र। चाइनीज़ भाषा है, पवित्र होता है इसका मतलब। सांगपो द्वीप से निकलती है कौन सी नदी? मेरी जो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? तिब्बत, तो उसको सांगपो नदी जानते हैं। इसके कई सारे नाम हैं, तो सीधे समझो यहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। संगमरमर कैंसर की घटना का कारण क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है ये, हो रहा क्वेश्चन बहुत बढ़िया। कज्जल कण या सीएफसी या अम्लीय वर्षा कोयरा? सीधे मारो आंसर क्या होगा? अम्लीय वर्षा, संगमरमर कैंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। B12 में उपस्थित धातु कौन सी है? कोक, स्नेक या विटामिनस या पैराफिन मोम? तो भैया B12 में मेरी कौन सी होगी? पैराफिन मोम होता है इसमें B12 में। कोक, ये बेटा कोक जो होता है कोयले से बनाया गया एक ठोस पदार्थ होता है, बनाया जाता है कोयले से, ये उसमें डाला जाता है। रॉकेट जो वगैरह उड़ाए जाते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है कोक का। ठीक है ना, क्लियर? ये देखो, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक गर्माहट में तापमान कहाँ बढ़ता है? ठीक है ना, क्षोभ मंडल का बढ़ता है या आयन मंडल का बढ़ता है या मध्य मंडल का समताप मंडल? ग्लोबल वार्मिंग, तो ये मेरा कहाँ बढ़ता है? समताप मंडल में बढ़ जाता है, इसको याद रखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? भैया डाउन्स तो है, कंपोज नहीं है, कैंपोस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैंपोस होना चाहिए, कैंपोस होना चाहिए इसका, है ना। ये ब्राज़ील वगैरह में होता है। कहाँ होता है कैंपोस? ब्राज़ील। ये पंपास अर्जेंटीना, प्रेरिस यूएसए कनाडा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर मेरा क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, एक बार लाइक और कमेंट जरूर करें और शेयर लोगों में करें, ज़बरदस्त तरीके से लोगों को ज़रूर मेरा मैसेज पहुँचाएँ। जय हिंद, जय साथियों।